नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार पार्ट 2 का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 महीने की अवधि में सरकार ने चुनाव के दौरान जारी दृष्टिपत्र को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, जिससे केंद्रीय नेतृत्व धामी सरकार से बेहद खुश है। धामी सरकार ने पिछले 1 महीने में भ्रष्टाचार पर प्रहार के साथ पारदर्शी प्रशासन देने का संदेश दिया। साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था पुख्ता करने की व्यापक सत्यापन अभियान चलाने का संकल्प दर्शाया। इसके साथ ही सरकार ने उत्तराखंड में नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाने का भी बीड़ा उठाया है। इसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार देने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार ने महीने भर के कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन में पति और पत्नी दोनों को लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वृद्धावस्था, विधवा भरण पोषण अनुदान और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 300 रुपये की वृद्धि की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे निर्माण को पर्वतमाला परियोजना का खाका तैयार किया जा रहा है। चुनाव से पहले 3 सिलेंडर मुफ्त देने के वायदे को पूरा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यानी केंद्रीय नेतृत्व ने जो उत्तराखंड के विकास का सपना देखा था, वो सपना धामी पूरा करने में लगे हुए हैं। और 1 महीने में ही धामी ने साबित कर दिया कि सीएम धामी फ्लावर नहीं फायर है। 1 महीने में धामी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से केंद्रीय नेतृत्व काफी खुश है। अब बीजेपी धामी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। और एक तरफ जहां धामी का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो बीजेपी जश्न में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नई टीम बनाने की जुगत में है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पहले ही कई गुटों में बटी है। हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट में लगातार अनबन देखने को मिल रही है। अगर नए प्रदेश अध्यक्ष ने किसी भी गुट के नेताओं को नजरअंदाज किया तो कांग्रेस में फिर से बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस पहले ही असंतोष से गुजर रही है और ये असंतोष नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी में भी खुलकर सामने आया था, जब प्रोग्राम में कांग्रेस के ज्यादातर विधायक नदारद रहे थे और तीनों ही नए पदाधिकारियों का विरोध हुआ था। अब नई टीम का गठन कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन सकता है। अब प्रदेश अध्यक्ष कैसे इस चुनौती से निपटकर पार्टी को एकजुट करेंगे और कांग्रेस के नाराज विधायकों को पदाधिकारियों की नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सरकार का कार्यकाल जो पिछला कहें पुष्कर जी का ये वर्तमान 1 महीने का कहें, बहुत ही अच्छा और जनता के हित में, प्रदेश के हित में विकास कार्य तेजी से बढ़े हैं और जो कि धरातल पे दिख भी रहे हैं। पुष्कर जी एक ऊर्जावान नौजवान है, अनुभव भी है, संगठन और में भी रहा है और अभी समय तो मुझे लगता है कि प्रदेश को एक अच्छी ऊंचाई में ले जाएंगे। प्रदेश के काम बहुत अच्छा काम प्रदेशवासी सब किया है, खुश हैं कार्यकाल से? निश्चित है, खुश नहीं होते हम इतने बहुमत से जीते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे बहुत सारे आयाम, बहुत सारे विकास के कार्य तेजी से बढ़े और उनको पुष्कर जी आगे बढ़ाने का काम किया है। 1 महीने कार्यकाल कुल मिलाकर बड़ा अच्छा। निश्चित मैं कह सकता हूँ कि 1 महीना आखिर होता कितना है, तो लेकिन जितना भी अच्छा काम पिछला हमारा एजेंडे में था उनको धीरे धीरे उतारने का काम कर रहे हैं। प्रभारी और सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किए।
एक महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम चाहकर एक बड़ा अभियान चला करते हैं। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे, बाद में प्रदेश काम करेंगे। चंपावत सीट को लेकर टीम की घोषणा हो जाएगी और चंपावत की सीट बड़े मार्जिन से जीते, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार की है और चंपावत में एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से सारी योजना रचना बन गई है। इस प्रकार से अभी तक हम मंथन कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। कल को एक शीर्ष नेतृत्व की बैठक हम पीसीसी में आहूत कर रहे हैं शाम को 5 बजे के आसपास, जिसमें माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारे सीएलपी के लीडर यशपाल आर्या जी, डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, हमारे सीनियर जो मंत्रीगण हैं जैसे नवप्रभात जी, अग्रवाल साहब, आदरणीय हीरा सिंह बिश जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी, हरक सिंह रावत जी, इन सभी को जिन जिन का प्रभाव वहाँ रहेगा उनको बुलाएंगे। और जो हमारे प्रत्याशी रहे थे वहाँ एमएस खरकवाल जी को भी हम लोग प्रयास करेंगे, वो भी कल की बैठक में रहें ताकि मूल्यवान सुझाव मिल सके और किस तरीके की रणनीति रहेगी उसको हम चर्चा कर सकें। तो उत्तराखंड में बीजेपी लगातार चंपावत में जीत दर्ज करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी बीच कांग्रेस में बगावती सुर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। महेश जोशी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और कहीं ना कहीं उस कार्यकाल की सराहना भी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जा रही है। जी संजीव जी। जी बताएं। जी जी मुस्कान जी बोलिए। आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है मुस्कान जी, बताएं। जी, एक महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उसकी कार्य योजना आगे तैयार की जा रही है बीजेपी की ओर से। चंपावत के लिए क्या कुछ तैयारी? मुस्कान जी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, किंतु अभी ऑफिशियल घोषणा इसकी नहीं हुई है। किंतु पार्टी की तरफ से जैसे ही इसकी ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी तो एक तरह से हम अधिकृत रूप से आपके सामने इस बात को लेके आएंगे। और जिस तरह से सरकार का 1 माह का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और सरकार की जो हमने दृष्टि पत्र में सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ जितने वायदे किए थे उन सभी का अनुपालन सरकार के द्वारा आरंभ कर दिया गया है। जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात कही गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान जनता से वायदा किया था कि जैसे हम सत्ता संभालेंगे तो कैबिनेट की सबसे पहली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेके आएंगे और ऐसा ही किया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है और इसके ऊपर पूरी एक कमेटी बनाने का जो एक कार्य है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही पर्यावरण मित्रों को 275 रुपए से उनका मानदेय प्रतिदिन का 500 रुपए करने का काम इसका भी दृष्टि पत्र में उल्लेख किया गया था, इसका भी अनुपालन किया गया है और इसका जियो भी जारी कर दिया गया है। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन जो पहले परिवार के या तो पुरुष को मिलती थी या महिला को मिलती थी, हमारी सरकार ने जनता से वायदा किया था कि जैसे हमारी सरकार धामी 2 अस्तित्व में आएगी तो
तो हम परिवार के दोनों सदस्यों को, पति और पत्नी दोनों को ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देंगे। और जो पहले 1200 रुपए प्रति हुआ करता था, हमारी सरकार ने धामी 2 में 1500 रुपए प्रति के हिसाब से 36,000 रुपए पर ईयर करने का काम किया। साथ ही जो 3 सिलेंडर हमारी बीपीएल श्रेणी को देने की बात कही गई थी, उसका भी एक तरह से पूरा उसके ऊपर हमने काम करना आरंभ कर दिया है और अप्रैल माह से उसको भी हमने लागू करने का काम किया है। जिस प्रकार से चीनी, जो हमारा गरीब वर्ग है, बीपीएल श्रेणी है, उसको जो राशन की सस्ते गल्ले की दुकान की जो चीनी थी, उस चीनी को भी दोबारा से रीअलॉट करने का काम हमारी सरकार के द्वारा आरंभ कर दिया गया है। और साथ ही एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बड़ी घोषणा करी है, भ्रष्टाचार को ऊपर जीरो टॉलरेंस बरतते हुए 1064 की जो ऐप है, उसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। और उन्होंने जनता से आग्रह किया कि कहीं पे भी किसी भी स्तर का, छोटा या बड़े से बड़ा, कहीं पे भी भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत इस ऐप पर आए और अपनी शिकायत दर्ज कराएं और एक निश्चित टाइम फ्रेम में आपकी किसी भी शिकायत के ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित होगी। ठीक है संजीव जी। महेश जोशी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल बीजेपी की ओर से 1 महीने के कार्यकाल का तमाम लेखा जोखा रख दिया गया हमारे सामने, लेकिन कांग्रेस में अभी जिस तरीके से बगावती सुर देखने को मिल रहे थे, अभी तो विधायक आपके नाराज थे, लेकिन अब करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो अलग ही गुट बनाने की जुगत में है। नहीं, इस तरह की बात नहीं। विधायक कहीं नाराज नहीं थे, सब अपने क्षेत्र में बिजी थे। कोई कहीं पे किसी का अपना बीच जीतने के बाद में अभिनंदन समारोह में जनता द्वारा किए जा रहे थे, उसमें सभी बिजी थे, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो सरकार का 1 महीने का कार्यकाल है, ये पूरी तरह से विफल रहा है। मुख्यमंत्री जी 1 महीने के कार्यकाल में केवल अपनी विधानसभा, किस विधानसभा से चुनाव लड़ा जाए, उस पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहा। प्रदेश में आप देखेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारी जो है, वो उनको सरकार ने शपथ लेने के बाद में सबसे पहले उन्हें निकालने का काम किया। आज कोरोना काल में जिन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में प्रदेश की सेवा दी, जिन्हें प्रदेश सरकार ने देवदूत के रूप में उन पर फूलों की वर्षा की थी, अब शपथ लेती ही इन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, जिससे आज वो सड़कों पर आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं। महंगाई देखिए, महंगाई का हाल देखिए, महंगाई चरम पर है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे थे, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप देखेंगे कि वनों में पहाड़ जल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह से आप देखिए कि हर क्षेत्र में ये प्रदेश सरकार विफल साबित हो रही है। ठीक है, चलिए दिनेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल संजीव जी कह रहे हैं कि सरकार सफल है और जोशी साहब का कहना है कि सरकार का 1 महीने का जो कार्यकाल है वो विफल है। आपके नजरिए में 1 महीने का कार्यकाल किस तरीके का रहा सरकार का? किसान आंदोलन जहाँ बहुत आता था, वो सभी प्रदेशों में हमें एक सम्मानजनक विजय हमें प्राप्त हुआ है। एक तो सिस्टम ज्यादा, लेकिन सम्मानजनक सीट हमें प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमने 2 सीट पर लोगों को टिकट दिया, दोनों जीत गए। 100% रिजल्ट है उसमें से। लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुआ, जो घटना हुआ, इसके लिए हम भी कारण है ऐसे प्रतिबिंबित करने का, रिफ्लेक्ट करने का बहुत बड़ा प्रयास लगभग 2 महीने तक चलते रहा, लेकिन लखीमपुर खीरी में सिर्फ 100% सीटें हमने जीता, 100% सीटें हमने जीता। तो एंटी बीजेपी नैरेटिव खड़ा करने का जो प्रयास इस देश में पिछले 2 साल में हुआ, सब एंटी बीजेपी नैरेटिव खड़ा करने का जो प्रयास उनको हमने विफल करते हुए ये 4 प्रदेशों को चुनाव हमने जीता। तो वंस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन जो जुलाई में आने वाला है, उसके बारे में चर्चा एकदम बंद हो गया। लोग 2024 के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब चुनाव चलता था, राष्ट्रपति चुनाव, नीतीश कुमार कैंडिडेट, ममता बनर्जी कैंडिडेट, वो कैंडिडेट
करेंगे। अब कोई चर्चा नहीं है सर, 2024 के बारे में चर्चा करूँ सर। 600 से इसमें रहे, 500 उसमें रहे, 400 उसमें रहे, कुछ नहीं दूसरा 600 उसमें देखने तक राहुल गांधी बड़ी सकता है क्या, वही हमें पता नहीं है। अगर वो बड़ी सकते थे तो 600 उसमें देखने तक अभी तक कांग्रेस में हार दिखता है, ऐसे होने वाला ही था। तो उसको 600 उसमें दिखाने वाले महानुभाव कौन है, मैं भी ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। तो एकदम 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से एकदम रैंक हो गया, वो सब 2024 चर्चा करना शुरू कर दिया। इस बार का जो चुनाव था एक महत्वपूर्ण चुनाव है हमारे लंबे यात्रा में। हाँ, इससे भी बहुत बड़ा विजय हमने लोकसभा चुनाव में हमने हासिल किया है, लेकिन सिस्टम इन द बैकड्रॉप ऑफ कोरोना क्राइसिस था। ये 4 चुनाव जो है नॉर्मल समय में नहीं आया, कोरोना क्राइसिस के बैकड्रॉप में ये आया। गिरते हुए आर्थिक परिस्थिति में हमारे हाथ में ही नहीं है, वो तो पीठ पड़ रहे हैं, क्या करें, तो रुकता है, एकदम रुकता है, हमारे हाथ में भी नहीं है। ऐसे गिरते हुए आर्थिक परिस्थिति के बीच में ये चुनाव आया। आर्थिक परिस्थिति एकदम ऊपर नहीं आया, एकदम ऊपर नहीं आया। और जिस दिन चुनाव शुरू हुआ उस दिन हमारा तीसरी लहर चल रहा था, चुनाव के सभी कार्यक्रमों के ऊपर एकदम बंद। दूसरे चरण में उत्तराखंड का चुनाव करता है। ठीक है दिनेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद पिछले 15 साल में माननीय मोदी जी का तो चंपावती की जनता है उनकी आकांक्षा को पूरा करना होगा। तो महाराज जी को वहाँ की जनता को अपने फेवर में लेना होगा। तो दोनों का जो आपस का तालमेल रहेगा, जनता का और नेताओं का, महाराज जी का हो या उसको भी हो, ये रिजल्ट सामने लेके आएगा। इसमें हम अपनी तरफ से कोई विश्लेषण करें कि ऐसा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता ने वोट देना, जनता ने किसको चाहना और किसको नहीं चाहना ये वहाँ की जनता चाहती है। अल्मोड़ा के अंदर जो जनता ने चाहा वो उन्होंने जो उसको भी चाहते थे उससे विपरीत हुआ। और मैं चाहता हूँ कि चंपावत के अंदर भी जो किसको भी चाहते हैं वही हो, उनकी भाग्य का सितारा चमके और वो दोबारा से क्या वो अपनी टीम को मजबूत करे और उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए काम करे। महंगाई तो कम हो ही नहीं रही, महंगाई तो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। उसके लिए तो कई बार टॉपिक करे, उसके औरतों को रिजल्ट भी कर नहीं सकता। लेकिन मैं छोटा सा सजेशन मुस्कान जी आपके थ्रू जरूर दूंगा। संजीव जी अगर सुन रहे हो तो उसको, संजीव जी इलेक्शन से पहले तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर काम कर लेती है, पेट्रोल सस्ता कर देती है, हर चीज सस्ता कर देती है, इलेक्शन होते ही सब चीज महंगी कर देती है। इस वक्त इलेक्शन के टाइम जो हमारा इलेक्शन होना है चंपावत के अंदर, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को जो चाहिए कि वो राज्य स्तर के जो टैक्स है उसको ये कम कर दें या ना करें। तो खासकर ये सब्जी वगैरह ये जो है, जो खाद्य पदार्थ जो डेली आम जनता के, चाहे वो मिडिल क्लास का लोग हो, चाहे वो लोअर क्लास का लोग हो, चाहे वो हाई क्लास का लोग हो, जिसमें भी वनस्पति सब्जी खानी है उसके जितने भी टैक्स है, टोल टैक्स भी खत्म कर दे, उसके ऊपर जो लोकल टैक्स है वो भी खत्म कर दे, मंडी टैक्स भी खत्म कर दे, तो सब्जी जो है 50% सस्ती हो जाएगी। उससे इनको फायदा होगा, उसको धामी जी को, क्योंकि जनता जो है उनकी फेवर में आएगी और फेवर में आएगी तो उनके लिए विश्वास है, मेरा अपना विश्वास है कि फेवर में आने के बाद वो दादी जी को भी आगे लाने में कामयाब होंगे। बाकी दादी जी की मिनिस्टर हैं, उनको सजेशन देने वाले और सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट बहुत है। हमारे जनरल पब्लिक के जो सामने आती है ये जितने भी सब्जियों के ऊपर टैक्स लग रही है, वनस्पति के टैक्स लग रहे हैं, इसको खत्म कर दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। उससे क्या है, सब चीज़ सस्ती हो जाएगी। अब आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मुस्कान जी साथ जोशी संजीव जी तो अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि वो हमेशा दूसरी तरीके से सोचते हैं कि आज नींबू के जो रेट बढ़े हैं उसका फायदा किसको हुआ है? जितने भी देहरादून के अंदर, जितने भी उत्तराखंड के अंदर
जूस के जो पेयजल बन रहे हैं, जूस के जैसे किसान की है, डीपी के है, जॉनसन के, इनके भी पेयजल है नींबू से जुड़े हुए। वो नींबू के दूध यहाँ के किसान डिस्ट्रीब्यूटर है। नींबू जब गर्मी जब शुरू हुई या नींबू जब महंगा हुआ तो उनके पास कम से कम 800 पेटी पेयजल की पड़ी थी नींबू की जल की। आज के डेट में उनके पास 280 पेटी पड़ी है, सारी पेटी बिक गई, क्योंकि नींबू महंगा है, पेयजल सस्ता है। इसीलिए लोग बाग उसकी तरफ भाग रहे हैं कि नींबू पानी पीने वाला, गर्मी से दिल से करने वाला, उससे ये है कि खाली मैंने नींबू और पानी यूज होता था, चीनी अपने पास से बनानी पड़ती थी। अब उन पेयजल के अंदर चीनी ऑलरेडी मिली हुई है, राहत मिल रही है और वो स्टॉक जो है उसमें निकल गए। इसमें भी फायदा भाजपा के जो व्यापारी हैं उन्हीं को हो रहा है, जनता को नहीं हो रहा। तो बेहतर यही है कि इनके ऊपर सारा टैक्स खत्म कर दे, आराम से कर दे। इनको याद होगा कि जब बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो टैक्स था वो पेट्रोल पे खत्म कर दिया था, और पेट्रोल जो था वो 3 रुपये सस्ता हो गया था। ऐसी ये छोटी छोटी बातें उनको ध्यान में रखे ताकि जनता को फायदा हो और उसका हो। तो मेरा तो यही विश्लेषण है, या मेरी तो यही जो मेरी पता लगा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, उससे बेहतर तो यही है कि धार्मिक जी को सबसे पहले जनता हित में बात करनी चाहिए, जनता के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट होने चाहिए। 1 महीने काल के अंदर सिर्फ प्लानिंग की है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और घोषणा की है, ठोस कदम उठा है तो IAS अधिकारी के ट्रांसफर, वो डेली कोई ना कोई ट्रांसफर हो जाती है, कभी 8 हो जाती है, कभी 20 हो जाती है, कभी 22 हो जाती है। उससे इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आपने अपने हिसाब से तो अधिकारियों को नियुक्त करना है, उससे आप फायदा उठाना चाहें। लेकिन आप ब्यूरोक्रेट भी, सचिव भी, सब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये चीजें जब तक उनके दिल से नहीं निकलेंगी तब तक धामी जी को इन अधिकारियों को ट्रांसफर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बेहतर यही है कि जनता की प्रॉब्लम जो है, जनता के अंदर जो गुस्सा है, उसको ये ठंडा करे, उनकी मजबूरियों को दूर करे। जो उनके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बागेश्वर के अंदर ठीक है दिनेश जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। संजीव जी, फिलहाल आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ महेश जोशी जी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि 1 महीने का जो कार्यकाल है उसमें सीएम धामी जो है वो सिर्फ इसी बात में मशगूल रहे कि उनको आखिर चुनाव कहां से लड़ना है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया और दिनेश जी की बातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखिए। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक महेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से आप इस बात से साफ नकार रहे हैं कि बगावत कांग्रेस में नहीं है, आखिर किस बिना पर आप ये कह रहे हैं? आपके जब 3 बड़े पदों पर नियुक्ति हुई, उसमें गढ़वाल मंडल को, गढ़वाल क्षेत्र को पूरे तरीके से नदारद रखा गया, उसको लेकर कितने विधायक आपसे नाराज हैं? और ये नाराजगी तो तभी पता चली जब नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ, उनके और प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, जब उनके कार्यक्रम में उनको शपथ लेनी थी उस समय तो कोई मौजूद भी नहीं रहा आपके विधायकों में से। अभी विधायक अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे। अभी यह है कि चुनाव जीतने के बाद में जनता द्वारा अभिनंदन समारोह किया जाता है। जो इतने बिजी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम तक में शामिल ना हो पाए? नहीं थे वहाँ पे क्षेत्र, जो यहाँ पे आ सकते थे वो विधायक थे, जो नहीं आ सके वो अपने क्षेत्र में व्यस्त थे, अपने कार्यक्रम लगे होते हैं। तो गुटबाजी में व्यस्त ये कहिए। ये नाराजगी अलग शब्द है, बगावत अलग शब्द है। ये मीडिया का किया धरा है कि भाई वो वहाँ बगावत हो रही, यहाँ ये हो रहा। बहुत अच्छे, आप अपनी पार्टी को ना संभाल पाए तो सब किया धरा मीडिया का हो गया। ऐसा नहीं मुस्कान जी, ऐसा नहीं है। नाराजगी कह सकते हैं आपकी, भाई किसी को अगर उसे उचित सम्मान ना मिले तो उसे नाराजगी कह सकते हैं। जिस तरह से उसमें तो मीडिया नहीं कहा होगा प्रीतम सिंह को भी इस तरीके का बयानबाजी करने के लिए, मीडिया नहीं कहा होगा प्रीतम सिंह को बीजेपी से मिलने के लिए, बीजेपी नेतृत्व से मिलने के लिए।
ऐसा वो भी गलत है। इस तरह की कोई ये सभी नहीं, ये तो एक रीत बन गई है ना, तमाम पार्टियों की एक रीत बन गई है कि अगर आपको कोई नहीं मिलता, आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, तो आप मीडिया को टारगेट कर दें। मुस्कान जी आप देखिए, कल प्रीतम सिंह जी पूरे दिन देहरादून में थे और वहाँ पे खबरें ये चल रही थी कि प्रीतम सिंह जी दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं, जो कि तो इस तरह की जो बातें हैं वो निराधार बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, पूरे तरीके से बगावत से तो नकार रहे हैं। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जातिवाद से लेकर के पछवाड़वाद से लेकर के ऐसे झूठा नैरेटिव होता है, तभी जो हमने झूठा साबित करते ही यहाँ तक आए हैं। झूठा साबित करते ही हमने यहाँ तक आए। ऐसे 2019 से भी बड़ा चीज था इस बात का। 2019 में तो लगभग 3 फेज के बाद इट वॉज ए फोरगॉन कंक्लूजन। हाँ हम जीते हैं, लेकिन इस बार 5 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश के होने तक हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बैकग्राउंड में ये सब चुनाव नहीं था। जब तक उत्तर प्रदेश का भरोसा नहीं आया तब तक कैंडिडेट का भी भरोसा किसी को नहीं आता था। जब उत्तर प्रदेश का 5वां चुनाव हो गया तो बाद में यहाँ 21, 31, 32 से 35, 38 तक सभी लोग बोलना शुरू कर मैक्सिमम नंबर। वो भी क्या 5वां चरण में यूपी में अच्छा हो रहा है, शायद यहाँ भी अच्छा हुआ। जिस दिन मैं काम है, मेरा काम है, इसके कारण पता तो मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान ऐसे नहीं है, तो काम है इसके कारण घूमता था। जिस दिन 5वां चरण का चुनाव होकर के धीरे धीरे 21 पोल का यानी अनऑफिशियल फिगर आया, गोवा वाले 14-15 से 18-19 बता, वहां भी 10-20 पता लगेंगे बहुत सारे 18-19 सेविंग स्कीम में ज्यादा पता कर, अगर मूर्ख बन गया तो बड़ा मिनिमम बताया। ये सब कब हुआ? 5वां फेज चुनाव होने के बाद। अकेला मणिपुर हमारा था, आज तो डेट मेजोरिटी में नहीं था। यूपी भी 4थे चरण तक नहीं था। 4थे चरण में पक्का आया हमने, 5वां चरण में रिजनेबली गुड होने के बाद सारे देश में एक नैरेटिव धीरे धीरे चला होना बीजेपी जीतेगा, लेकिन फुकट नहीं जीते हैं। बैठे बैठे कुछ शराब की बॉटल बंद करके, कुछ पीछे बंद करके हमने नहीं जीते, ऐसे मत समझिए। ऐसे कोई ऐसे बताने वाले है तो ऐसे बैठक में बुला करके पीछे बिठा दीजिए उसका। यहाँ बैठे हुए कुछ कार्यकर्ता लगभग 6 महीने तक पूरा समय लेकर के यहाँ काम किए हैं, और यहाँ काम करते समय कोई अभिनंदन नहीं मिलता है। ऐसे चुनाव 1 महीने होने के बाद सबको अभिनंदन और 1 छोटा आइसक्रीम मिलता है। काम करते समय तो गाली ही मिलता है, गाली ही मिलता है। कितने बार मैंने राजीव भंडारी जी को फोन किया हूँ, और मेरा आपको पता ही है बहुत लोगों का, कितने बार राजीव भंडारी जी को फोन किया हूँ उनको ही पता है, कितने लोग मैंने शेखर वर्मा जी को फोन किया हूँ उनको भी पता है। तो करते करते वहाँ मीठी बातों के लिए जगह नहीं है काम करते समय, तो काम तो करना पड़ता है। वहाँ क्या मीठी बातें होता है, मीठी बात के लिए जगह तो बाद में होता है। आगरा के जब दमन होता है तब भी आराम से हमने काम किया, एक देश का चुनाव होने के बाद ऐसा हम उत्तराखंड जाना है क्या, ऐसा हम गोवा जाना है क्या, तो क्या पागल है क्या, गलत है। कोरोना से चौथे तरह के कहाँ का गोवा कहाँ का उत्तराखंड में नहीं, सब क्या कराएंगे इस बार। और सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ जितने लोग नाराज हो गए, जितने लोग गुस्से में थे, जितने लोग आगे बढ़ने की कोशिश में थे, उनको समझा करके हमें पक्का है कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नाराजगी नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है यहाँ जो समझा है वहाँ उसको कर नहीं सकते। हमें ये बड़ी बात है। हरियाणा की बैठक में मैंने पूछा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक कार्यकर्ता क्या नहीं करना है हरियाणा में पता लग गया। बड़ी प्रोडक्ट में रहता है, कभी कभी चीनी करते करते बड़ा से भी मिलता है। ऐसे बड़े प्रोडक्ट है कि आने वाले चुनाव में हमें हिमाचल प्रदेश में इतना तकलीफ हमें समझाने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि जो समझाए हैं वही वहाँ तकलीफ देने वाले थे, वही तकलीफ देने वाले थे, उतना ही करेंगे। तो मैं बताता हूँ उत्तराखंड में जाकर क्या उद्देश्य है, अभी क्या करते हैं, वहाँ तो बड़ा बड़ा उद्देश्य दिया आपने। तो यहाँ वैसे ही समझ रहना चाहिए, ये भी कोई प्रोडक्ट हमारे लिए मिला है। जैसे भी इस संगठन में ढेर सारे ऐसे लाभ रहता है, चुनाव का विजय एक ही नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे लाभ हमें मिलता है। वो सब लाभों के साथ हमने आज आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इन 4 प्रदेशों का चुनाव वंश पर राष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा इसका तो सेटल कर दिया। अभी कोई इसके बारे में कोई कोएलिशन का कैंडिडेट ये वो जो तो होगा ऐसे बता रहे हैं। एक वैराग्य भाव जो कहते हैं, ऐसे वैराग्य भाव सबको आ गया है, जो
बीजेपी का है, हम 2024 के बारे में सोचेंगे, गुजरात के बारे में सोचेंगे, वी लव कॉम्पिटिशन। मैं पहले बता देता हूँ, वी लव कॉम्पिटिशन, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन है तब हम भी थोड़ा क्या करते हैं, मेहनत। तो सामने कंपटीशन है तो हम भी व्यायाम करते हैं, सामने कंपटीशन नहीं है तो हमारा व्यायाम भी रुक जाता है, तो हम भी काम करना पड़ता है, हम भी अलर्ट रहना पड़ता है। वी लव कॉम्पिटिशन, बेटर कांग्रेस इज ऑलवेज बेटर फॉर बीजेपी, नॉट ए बैड कांग्रेस। तो क्या दिनेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे तो आवाज नहीं आ रही थी, बात समझ नहीं आई। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से कहा, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में किसी तरीके की बगावत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी करण मारा ने भी कहा कि वो एक और गुट बनाने की तैयारी में है कांग्रेस में। ऐसा तो अपना दिल बना के करता है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। वो नया जो मुल्ला होता है वो अल्लाह जाता गुजारता है। तो अध्यक्ष बने हैं, मैंने हुआ उनके दोस्त बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा और उस हिसाब से उनको मदद कर सकते हैं या उनकी अपनी कार्य करने की तरीका बता सकते हैं। क्योंकि हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी और गणेश मुखिया जी ने अभी तक गुटबाजी चली रही है, उनके अंदर बगावत अभी भी है और वो बगावत कब दूर होगी ये अब आने वाला टाइम बताएगा, या कैसे होगा जो नई टीम में महाराज जी डिक्लेयर करेंगे उसके बाद भी पता लगेगा। बाकी इस वक्त जो है गुटबाजी इन तीनों नेताओं के चुनकों में भी है, इनके कार्यकर्ताओं में भी है, इनके दोस्तों में भी है। ये तीनों की गुटबाजी जब तक खत्म नहीं होगी कांग्रेस के अंदर हम लोग देश चलता रहेगा और ये दूर होने वाला भी नहीं है। नए सिरे से कोई कार्यकारिणी बनाएंगे महाराज जी, तब पता लगेगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है महेश जोशी जी, खुद दिनेश जी कह रहे हैं कि गुटबाजी तो कांग्रेस में पूरी की पूरी कांग्रेस में है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो। महेश जी दोबारा बोलिए, मेरे को सुनाई दिया कि आपका प्रश्न क्या है। दिनेश जी कह रहे हैं कि गुटबाजी पूरी की पूरी कांग्रेस में चल रही है, फिर चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर बूथ लेवल के सदस्य। नहीं, इस तरह की ये निराधार बातें हैं। बड़ा परिवार आप किस बिना पर उसमें- इसे निराधार कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस आंखें मूंद कर इस तरीके से बैठी है, आपने अपनी आंखों पर इस तरीके से पर्दा डाला है। बगावत नहीं खत्म होगी तो आप कैसे एक बार फिर से सक्रिय होंगे? ऐसा नहीं है, बड़े परिवार में होता है, बड़े सब नेता है, सबके फॉलोवर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसमें सबसे अपने फॉलोवर होता है, सबसे होता है, इसमें गुटबाजी नहीं कर सकते थे। ठीक है, सबसे अपने फॉलोवर। चलिए आप बता दीजिए, आपके शब्दों में क्या कहें इसे, आपके शब्दों में क्या कहें, चलिए आप बता दीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जो है वो कह रहे हैं कि एक नया गुट बनाया जाएगा, उसको बता दें क्या कहें। राहुल गांधी के नेतृत्व में सबको आता है और सब एकजुट होकर कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े हैं। आप मेरा सवाल सुन रहे हैं? जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज कह रहे हैं कि एक और गुट बनाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी लैंग्वेज में क्या कहें उसे आप बता दें, अगर ये गुटबाजी नहीं तो। ऐसा कुछ नहीं है। करण महाराज जी अनुभवी व्यक्ति है, उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की आपने शायद सुने नहीं है उनके शब्द। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, मेरे तो मेरे संज्ञान में है नहीं ये बात। लेकिन उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है वो अनुभवी व्यक्ति है, वो कांग्रेस को एकजुट करके, वो पूरे कांग्रेस के मुखिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया है, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर काम करेंगे। जोशी जी, अगर एक मुल्क है और एक ही फैमिली है तो तीनों नेता आपस में बात क्यों नहीं करते? बातें होती है, ऐसा नहीं है, सब में बातें होती है, ये लगता है आप लोगों को, लेकिन ऐसा बात करते हैं और आपको एक मंच में दिखते भी हैं, समय से दिखते हैं, कार्यक्रम में दिखते हैं, बाकी सबसे अपने अपने कार्यक्रम लगे होते हैं। नहीं, कार्यक्रम तो लगे होते हैं, जैसे अभी आपने पूरी दिन देहरादून में थे और उनके पास वहाँ पर सड़क दुर्घटना हो गई थी तो वहाँ जाना पड़ गया।
वो वैसे ही पुरानी और बात है। भी ये दिमाग सिंह वाले थे, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम लगे हुए थे, तो वहाँ से वो जो पहले कार्यक्रम लगे होते हैं तो उसमें आना पॉसिबल होता नहीं है इतना। नहीं, वो बात सही है आपकी, वो जरूरी भी है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि दिलचस्पी करते हैं देहरादून में थे कई वरिष्ठ पत्रकारों ने या कई वरिष्ठ कांग्रेस ने इनको फोन किया तो उन्होंने क्यों नहीं उठाया? वो अपने क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हो गई थी। आप समाचार पर मैं आपको उसकी अगर कटिंग चाहिए मैं आपको उसकी कटिंग भी दे दूंगा। उस दिन एक सड़क दुर्घटना हुई थी उनके क्षेत्र में, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ गया था। कल तो पूरा दिन देहरादून ही थे प्रीतम जी। हाँ, कल पूरे दिन में देहरादून में थे, कौन मना कर रहा है? और ये बातें जब वो पूरा दिन देहरादून में थे उस वक्त कई वरिष्ठ कार्यकारी आपके जो कांग्रेसी थे उन्होंने उनसे जो मिलने की कोशिश की या फोन पे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया, ना ही फोन उठाया। कल की बात कर रहे हैं ना, कल की बात कर रहे हैं ना, कल से कार्यक्रम लगे हैं देहरादून में। वो डीजीपी से मिलकर आए जिसने सारे ठीक है जोशी साहब, विडंबना तो यही है ना दिनेश जी कि कांग्रेस की आंखों पर इस तरीके की पट्टी बंधी है, काली पट्टी ऐसे बांधी है कांग्रेस ने अपनी आंखों पर कि बगावत और गुटबाजी दिख नहीं रही है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस लगातार प्रदेश दर प्रदेश से खत्म होती जा रही है। जी दिनेश जी, दिनेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए। जी अपनी बात रखें। हाँ जी दूसरी चीज मैं यही जानना चाहता था कि अगर वो कार्यकर्ता इतने भी व्यस्त थे तो पहले भी तो व्यस्त रहते थे, आज इतने व्यस्त हो गए कि अपने कार्यकर्ता से ही बात करने के जो फुर्सत नहीं, क्योंकि उनके शक है कि ये नहीं हरीश रावत जी का बीच के आदमी ना हो, गणेश विद्यार्थी के बीच ना हो, बहुत सीनियर नेताओं से बात करने को तैयार नहीं। कारण क्या है? इसी कारण से नहीं कि कोई बात में ऐसी निकले जो मेरे के खिलाफ जाए। अब आप बैठ के बात कीजिए, गुटबाजी खत्म करने की बात कीजिए। महाराज जी आपके नए अध्यक्ष है, उनके साथ मिलकर उनको कोऑपरेट कीजिए अगर आप कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। अगर बढ़ाना नहीं चाहते तो गुटबाजी हेलो जी। हाँ जी जोशी जी हेलो दोबारा बोलिए मेरे को, आप थोड़ा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जो मैं सुन नहीं पाया। दिनेश जी उनको आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है, वो आपसे सवाल दोहराने को कह रहे हैं। हाँ जी मुस्कान जी आपकी आवाज साफ आ रही है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी दिनेश जी। मैं ये कह रहा हूँ मुस्कान जी आप बोलिए प्लीज। हेलो मैं आ रही हूँ जोशी साहब। जी दिनेश जी। मकान जी आप उनका सवाल दोहरा दीजिए। मैं जोशी जी आपसे ये कह रहा हूँ कि जो प्रीतम सिंह जी ने, हरीश रावत जी ने, गणेश गुजराल जी ने या सीनियर कांग्रेसियों में गुटबाजी नहीं है तो ये आपस में एक दूसरे से बात करने को तैयार क्यों नहीं है? इसका कोई जवाब है आपके पास? आपस में बात करने को तैयार है। जिस समय तो किसी चीज पे बात करने की जरूरत होती है तो ये नेता लोग आपस में बैठ के उस पर बातचीत करते हैं। आप देखेंगे कि अभी इससे पहले भी कई बार वो चुनाव खत्म होने के बाद उत्तराखंड में हार का जिम्मेदार किस तरीके से हरीश रावत को ठहराया गया और उसके बाद हर एक नेता ने किस तरीके से उन पर इल्जाम लगाए, वो शायद आप भूल गए हैं। बगावत तो वहीं से शुरू हो गई थी आपकी पार्टी में, और उसके बाद 12 विधायक कभी भी आपकी पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। अब आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है तो इसमें हम क्या करें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो नाराजगी थी वो नाराजगी दूर हो सकती है। कांग्रेस एकजुट होकर जो उसे जनता ने आपके दिया उस पर काम करेगी और उस पर काम करना शुरू भी करते हैं। दिनेश जी के सवाल का जवाब दे दें इसके बाद आप। दिनेश जी आपसे पूछ रहे हैं जोशी साहब कि आखिर आपस में ये बड़े नेता बात क्यों नहीं करते हैं? बात करते हैं जो आते हैं तो उससे बात हुआ भी बीच में अभी पिछले हफ्ते भी सबसे बैठ बात की थी जो बात गढ़वाल की उपेक्षा की जा रही है, गढ़वाल से इसमें नाराजगी से बैठ के बात इस तरह के
गढ़वाल को भी इसके नेतृत्व मिलना चाहिए। सारी बातें होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं होती, हर बात पे चर्चा होती है। अगर महाराज जी, जोशी जी, आपके कांग्रेस अध्यक्ष महाराज जी अगर अलग अपना गुट बनाने की बात कर रहे हैं तो ये बात कहाँ से निकली? आपके नेताओं ने तो निकाली। ग्रुप के पूरे कांग्रेस का जो ग्रुप है उसके हेड है, इस तरह की कोई नहीं है। बाकी सब निराधार बातें हैं, कोई ग्रुप नहीं है। चलिए, सब कांग्रेस ही निराधार सबसे बड़ा बातें हैं। दिनेश शर्मा जी ये कह रहे हैं। दिनेश जी, हाँ जी, जोशी साहब कह रहे हैं कि जो भी आरोप हैं कांग्रेस पर सब निराधार हैं। निराधार होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं भी इसी बात को मानने को तैयार हूँ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, प्रदेश अध्यक्ष जी महाराज जी के प्रदेश अध्यक्ष है आपके कांग्रेस के, उनके गुटबाजी की बात आपके कांग्रेसी ने किसने कहा निकाली? ये तो देखी थी, आपको पता होगा, आपको लगता है इस तरह का उनका कोई बयान आया नहीं है। वो प्रदेश के मुखिया है तो उनके नेतृत्व में सबको आस्था है। लोकतंत्र कांग्रेस में बात करने की, और जब बातचीत करते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं है। ठीक है, चलिए, संजीव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आप मिल रही है जी, ठीक है। फिलहाल दोनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ महेश जोशी जी मौजूद हैं, दिनेश जी भी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है हमारे साथ। महेश जोशी जी कह रहे हैं कि पिछला जो 1 महीने का कार्यकाल रहा बीजेपी का, उसमें सीएम सिर्फ इसी बात को लेकर अपने तमाम चीजों में मशगूल रहे कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। मुस्कान जी, मेरे को कई बार बड़ी हंसी आती है कांग्रेस के जिस तरह से ये लोग वक्तव्य देते हैं। ये लोग पूरे चुनाव में इनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई विकास का मॉडल नहीं था, कोई इनके पास आगे के लिए हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बताने के लिए जनता को इनके पास कुछ था नहीं। और ये पूरा चुनाव भर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर सवाल उठाते रहे, माननीय मोदी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहे। और यदि ये लोग कुछ भी थोड़ा भी पॉजिटिवनेस अगर दिखाते तो मैं सोचता हूँ कि जनता इनको कुछ मोल भाव देती। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की परिपाटी थी, पूरा चुनाव इन लोगों ने नेगेटिविटी के ऊपर लड़ा, तो जनता भी समझ गई कि इन लोगों के पास कुछ है नहीं करने के लिए और आगे क्या परफॉर्मेंस इन लोगों की रह पाएगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान करते हुए जनता ने ये बुरी तरह से नकार दिया। और जिस प्रकार से आप देखते हैं पूरे चुनाव से पहले ही इन लोगों के अंदर इन फाइटिंग इस कदर हावी थी, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर हम ऐसा कहें कि कांग्रेस से ही लड़ रही थी, कांग्रेस अन्य किसी पार्टी से नहीं लड़ रही थी, तो मैं सोचता हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से आपस में इन लोगों के जो जबरदस्ती गुट बने हुए थे, वो एक गुट दूसरे गुट को निपटाने के एक लगातार एक प्रोसेस पे लगा हुआ था। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस को निपटाने का काम कांग्रेस के द्वारा ही किया गया। जिस प्रकार से आपके बिल्कुल नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि मैं अपना एक अलग ही गुट बनाऊंगा, क्योंकि ये जो अभी फिलहाल के गुट चल रहे हैं ये मेरे को जीने नहीं देंगे। इस तरह से उनकी बातों से परिलक्षित हो रहा है कि वो अपने आप को भी बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से 10-12 विधायक नेता प्रतिपक्ष के और सेरेमनी में शामिल नहीं होते, तो किन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष को बनाया, जबकि 12 लोग 19 में से 12 लोग वहां से नदारद थे। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की जो इस समय गुटबाजी है उसके, कांग्रेस का जो संगठन है उसके ऊपर लगता है। और जहां मैं एक बड़ी बात ये बोल रहा हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के हाई कमान के द्वारा
पूरी हार का ठीकरा इनके प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर फोड़ दिया गया, जबकि इनके जो प्रभारी थे वो भी मैं सोचता हूं कि उतने ही जिम्मेदार थे। जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पूरे चुनाव को लीड कर रही थी। एक तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थी और प्रदेश प्रभारी की भूमिका में भी थी, क्योंकि सर्वे सर्वा मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई था तो प्रियंका गांधी जी थी। जिस प्रकार से 403 सीटों में से वो लोग 2 पे सिमट गए और एक तरह के कांग्रेस के इतिहास का सबसे बुरा दौर कांग्रेस को इन जो अभी 5 राज्यों के चुनाव थे इनमें देखने को मिला। कायदे में प्रियंका गांधी जी के ऊपर भी जिस तरह से इन लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को हटाया, प्रियंका गांधी जी को भी कायदे में अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और उनको भी अपने पद से हटाने का काम कांग्रेस को करना चाहिए था। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता चरम पर है और ये अनुशासनहीनता को एक आंतरिक लोकतंत्र का नाम देते हुए कोई भी बात होती है तो ये कहते हैं हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है। इनके बड़े बड़े नेताओं के खुले मंच पर एक दूसरे गुट के कार्यकर्ता कपड़े फाड़ देते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, मारपीट कर लेते हैं। ये लोग हर बात को आंतरिक लोकतंत्र के दुहाई देकर इतिश्री कर देते हैं। मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी एक थी कांग्रेस, ऐसा बहुत जल्दी अगर सुनने को मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए महेश जोशी जी, अब तो आवाज सुन गई होगी आपको, संजीव वर्मा जी की सारी बातें सुन ली होंगी आपने। देखिए, जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है वो एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है, दूसरा मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। जो प्रदेश के जो मुद्दे थे, जो मूलभूत समस्याएं थे, उस पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने। अब देखिए, हार और जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू होती है। जनता को जो चीज समझ में जनता ने उसका निर्णय दिया और हम उस चीज को स्वीकार भी करते हैं। जनता का जो निर्णय, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का निर्णय दिया, हम विपक्ष में बैठ जनता के मुद्दे उठाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है, तो हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत तो लगी रहती है, शायद यही सोच कर कांग्रेस सारे प्रदेश हार गई है। ठीक है, वो उसकी जिम्मेवारी ली है, हम हार की जिम्मेवारी ली है हमने, और उसमें हमारे नेताओं ने जो यहाँ पे प्रदेश जो किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जाए, किस तरह से कार्य किया जा रहा है। इतने आरोप लगाए हैं संजीव वर्मा जी ने आप पर, आप अपने आरोपों पर अपना पक्ष भी नहीं रख पा रहे हैं महेश जोशी जी। पहले संजीव आर्य जी अपने गृह में अपने घर में झांक लीजिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या गुटबंदी है नहीं। हरीश धामी जी क्यों चुनाव लड़े, क्यों हारे, इसमें भी तो मंथन होना चाहिए। उसमें बताइए क्यों चुनाव हारे। मुख्यमंत्री जिसके साथ पूरा तंत्र काम कर रहा था, इतने पैसे बांटे गए, इसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते, पूरा हमला उनके साथ लगा, पूरा संगठन उनके साथ लगा, उसके बाद चुनाव हार जाते हैं। बहुत से विधायक ने आरोप नहीं लगाया कि भाई हमारे साथ हुआ, वो भी देखिए ना, उसमें भी चर्चा कीजिए। आप अपने घर में देखिए, हमारे घर में देखते ही तो हमें पता है हमें किस हिसाब से काम करना है, क्या करना है। चलिए ठीक है, संजीव जी के आरोपों पर महेश जोशी जी अपना डिफेंस भी पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दिनेश जी, ऐसा है कि एक दूसरे वो अपना घर देखी, वो अपना घर देखी, इससे ना तो पार्टी के हित की बात हो रही है, ना ही जनता के हित की बात हो रही है। तो अपने आप को एक दूसरे को दोष लगाते हैं, दूसरी भी कहते हैं कि हमारा घर बात में बड़ा परिवार है, ये तो होता रहता है। दूसरी भी वर्मा जी कहते हैं कि ऐसे मेहरा जी नाते महाराज जी जो कहा वो बिल्कुल कहा उन्होंने कि वो यंग आदमी है, वो अपनी टीम अपने हिसाब से बनाएगा, तो उसको वो अपना अलग गुट बनाएंगे, अलग तरीका बताएंगे। कांग्रेस के सीनियर
जो नेताओं को मानना पड़ेगा कि एक आदमी नया है वो अपनी टीम किस हिसाब से बनाएगा, ये सोचना उसका अपना कर्म है। बाकी वर्मा जी की जो बात है, वर्मा जी ने जो कहा कि उनकी अपनी बात है कि खतीमा क्यों हारे, खतीमा क्यों हारे, ये चर्चा कई बार हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी। उनके यहाँ मंथन भी हो रहा होगा, मैं नहीं जानता कि उनके यहाँ मंथन नहीं हो रहा होगा, क्यों हारे। अच्छी बात है कि ये चंपावत में भी ना हारे और अपनी सीट को मजबूत रखे, वहाँ की जनता से भाव से चले ताकि इनको जनता पसंद करे, उनको वोट दे। अगर यही हालत लगी रही तो मुझे उम्मीद नहीं है कि चंपावत से धामी जी को अधिक वोट मिले। तो ऐसा ना हो कि अल्मोड़ा जैसा रास्ता उनके सामने दोबारा रिपीट होना पड़े। और इससे बड़ी भाजपा जो आज इतनी ऊंची सी बातें बोल रही है वो भी ना बोल पाए। तो बेहतर यही है वर्मा जी, आप अपनी पूरी टीम के ऊपर चंपावत के अंदर रखिए अपने निगरानी और चंपावत की जनता का विश्वास दीजिए ताकि दोबारा एक खास काम लक्ष्य सामने न आए जो इतिहास के अंदर बन के रह जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्रियों में लड़े हो या वैसे लड़े हो, उसके अंदर कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री की हार नहीं। इस बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी हारे और उसके बावजूद अब फिर दोबारा मुख्यमंत्री रहते चंपावत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका ध्यान वहाँ जाना चाहिए, जनता के हित की बात करनी चाहिए, काम करनी चाहिए। बाकी बात ये है वर्मा जी को भी और दूसरी जी को भी, आप अपना अपना घर संभाले, दूसरे को लाठी लगाने के बजाय पार्टी को मजबूत करे और जनता की आवाज को विपक्ष अपना पूरा करे। और जो अपने रूलिंग सरकार है हमारी धामी जी की, वो जनता की हित की बात करे। जनता की हित की बात ही आप लोगों को फायदे करेगी, ना कि एक दूसरे के ऊपर लाठी लगा के आपके कुछ पाप खुलेंगे और ना ही आपकी उल्टी होगी, ना ही विकास होगा। मेरा तो यही कहना है। बाकी दोनों प्रवक्ता भाजपा ने और कांग्रेस ने बड़े सोच समझ के बनवाया होगा, लेकिन दोनों को ये सोचना चाहिए कि प्रवक्ता का दर्द बड़ा ऊंचा होता है। जनता की आवाज भी सुने और नेताओं की आवाज भी सुने, अपनी पार्टी की आवाज भी सुने। मैं ज्यादा किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, फिर इनको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा और मैं चाहता नहीं कि किसी नेता को बुरा लगे। तब कभी आमने सामने बैठेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे, चाहे वो वर्मा जी हो चाहे वो दूसरी जी हो। मुस्कान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, वो बताइए। ठीक है, लेकिन संजीव जी आपके पास मैं आना चाहूँगी। एक बात तो ये भी है कि अभी खटीमा से जिस तरीके से सीएम ने चुनाव लड़ा, उसमें जिस तरीके से उन्होंने हार का सामना किया, अब खटीमा से लगता क्षेत्र ही है चंपावत, वहां पर जिस तरीके से लगभग तय हो गया है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे सीएम धामी, तो क्या वाकई वहां पर जीत पाना आसान होगा बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लेके प्रदेश स्तर तक का सभी कार्यकर्ता एकजुट है। एकजुटता के साथ हम चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ हम लड़ने जा रहे हैं और एक टास्क लेकर हम इस चुनाव में जा रहे हैं कि हमने अपना एक इतिहास कायम करना है कि एक जो आज तक का जीत का एक मैक्सिमम नंबर रहा है, जीत का जो एक मैक्सिमम अंतर रहा है, उस अंतर को भी पार करते हुए एक इतिहास हम लोग कायम करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक प्रचंड बहुमत के साथ एक इतिहास बनाकर उपचुनाव को जीते हैं। और हम अपनी जो मेरे पास है, ठीक है संजय जी, समय की कमी मेरे पास है। महेश जोशी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आखिरी कमेंट आपका इसी सवाल पर कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से चंपावत में लड़ेगी इस बार? कांग्रेस से गंभीरता से इसके पर उपचुनाव लड़ेगी और सरकार जिस तरह से खटीमा से कांग्रेस ने जीती है उस तरह से सीट भी जीतेगी कांग्रेस। ठीक है, जैसे खटीमा की सीट जीती वैसी ही कांग्रेस आगे भी सीटें जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में
लगातार चंपावत को लेकर, चंपावतकरण को लेकर इस बार तमाम तैयारियां चल रही है बीजेपी और कांग्रेस। अब देखना होगा, हालांकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अब देखना होगा कि चंपावत की सीट किसके हिस्से जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज़। नमस्कार।